और आपने एक चीज़ और बताई थी कि पेपर में कुछ कीबोर्ड के लिए आप लड़ पड़े थे। उसके हाँ। बारे में ज़रा बताइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ या जो भी पिछले साल मेरे साथ भी होता था, वो होता था कि हुँ। कभी क्या कीबोर्ड का कोई की बहुत टाइट है या पूरा कीबोर्ड ही टाइट है या कोई की मिसिंग है। और हम सोचते हैं कि हम उनको बोलते हैं एक बार कि ये कीबोर्ड में दिक्कत है, वो कहते हैं अरे मैडम क्या हो गया, करो ना। तो हम करने लग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं इस बार होने नहीं दूंगा। तो मैंने गया, मेरे को कीबोर्ड बहुत टाइट लगा। मैंने कहा मुझे कीबोर्ड चेंज करवाना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कीबोर्ड नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, कीबोर्ड कहीं से लेके आओ। तो आधे घंटे बाद जब सबका स्टार्ट हो गया था, तो आधे घंटे बाद मेरा पेपर स्टार्ट हो गया हुआ। तब उस तक आपका टाइमर ज़ीरो पे था? टाइमर जीरो पे था, मैंने पेपर स्टार्ट ही नहीं करा था। हाँ। मैं बस इधर उधर देख रहा था। तो फिर जब कीबोर्ड एक्चुअली चेंज हुआ, तो फिर मैंने कीबोर्ड चेंज करा। फिर मैंने जब डिस्क्रिप्ट एक्चुअली में लिखना स्टार्ट किया, तो मेरे सारे आंसर्स वर्ड लिमिट के अंदर ख़त्म भी हुए। फिर उसके पास मेरे पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बच भी गया। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सत्येंद्र कुमार। इन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्ज़ाम क्लियर किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नीज आई वुड से। बहुत ही टैलेंटेड बंदा है यार ये। Cracked RBI in fifth attempt while working, missed interview, मतलब इंटरव्यू दिया, missed the final selection 2 times earlier. पढ़ते जॉब के साथ तैयारी की है, बहुत कम टाइम मिलता था ऑफिस में, ईयरफोन्स लगा के ट्रैवलिंग के दौरान मेट्रो में सीट भी नहीं मिलती थी, तब भी तैयारी की है। मतलब आप जुझारूपन देख रहे हैं। आरबीआई में 4 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ही ट्राइड टू शिफ्ट टू कैट। आईएम में सिलेक्शन हुआ, आईएम लखनऊ और कोझिकोड में नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज इनको लगा कि यार मैं भाग रहा हूं, मुझे करना तो आरबीआई है। 7th क्लास तक कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, 7th क्लास के बाद स्कूल ज्वाइन किया है। सो इट हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अप्स के फर्स्ट टाइम में बैंकिंग में जॉब लगी, बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, बट उसके बाद 5 साल की जर्नी वॉज सो हार्ड। और इन्होंने जो स्ट्रगल किए, ही रियली एंजॉयड इट। ये सबसे अच्छी बात है, लिटरली एंजॉयड इट। क्योंकि बाद में तो सबको अच्छा लगता है कि मेरा पास्ट अच्छा ही था, चलो स्ट्रगल थी, बट फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। बट इन्होंने उस स्ट्रगल को तब भी एंजॉय किया है, नेवर टुक दैट एज अ स्ट्रगल एट दैट टाइम। तो हैट्स ऑफ टू यू सत्येंद्र, मतलब जस्ट क्लैप फॉर। आप इनका इंटरव्यू जरूर सुनना। आई नो कि हम सारे लोग सारे इंटरव्यू नहीं सुनते हैं, बट आप इनका इंटरव्यू जरूर सुनना। बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत मजेदार है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन दे वांट टू आस्क? Struggle is often seen as a negative word, but sir is saying that you are taking struggle as a positive. Yes. सर मुझे लगता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना, वहाँ से नीचे नहीं गिरो आप स्ट्रगल में, आप स्ट्राइव करो कहीं ऊपर जाने के लिए। तो जब मैं वर्क नहीं कर रहा था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैंक आया तो उसके लिए पढ़ाई करना इट वाज लाइक कि मैं यहाँ से यहाँ उठ गया हूँ। अब मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं तो यहीं पे था खड़ा, यहाँ से नीचे वाला आने वाला नहीं था मैं। मैंने कहा अगर होगा तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, यहाँ से नीचे मैं कभी नहीं आने वाला। और हर साल बैंक में इंक्रीमेंट तो मिलता ही है सैलरी बढ़ी जाती है तो वो कभी था ही नहीं कि यार नहीं हुआ तो क्या ही हो गया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, नेक्स्ट ईयर जाके। और एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता कि अगर इस साल भी नहीं हुआ ना, तो मैं हर साल ना उस साल के करंट अफेयर से अपडेटेड रहता था कि क्या हो रहा है। बात करने के लिए अच्छी टॉपिक होती थी, लोगों के पास ला गया, अरे बहुत नॉलेज वाला बनता है ये And he is All India rank 5 and he is EduTap's paid course subscriber also. और FM में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, 74.75 हाईएस्ट मार्क्स इनके हैं FM में। तो रियली फील्स प्राउड के हमारे स्टूडेंट ने हमारे कोर्स से पढ़कर हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। तो इट्स रियली फीलिंग हम्बल्ड और बहुत खुशी हो रही है। एनीवन हैविंग एनी मोर क्वेश्चंस? जो आपने बोला कि जब आईआईएम में आपका सिलेक्शन हो गया, बिकॉज वो बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत अच्छी, और आपने वहाँ पे भी डिसीजन लिया कि नहीं मुझे तो इसकी तरफ ही जाना है, मतलब कितना टफ हुआ होगा आपके लिए? सर मैं उसमें इंटरव्यू में बता रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सेकेंड टाइम नहीं हुआ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिपरेशन में कमी है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए आरबीआई ने मेरे को नहीं लिया। जब थर्ड टाइम नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि यार मेरे में कमी है ठीक है। तो जब मैं फोर्थ टाइम में आया तो उसके बाद मैं आरबीआई छोड़ के आईएम जा रहा था ना, तो मुझे फीलिंग थी कि मैं अपनी जो कमी है ना उसको ओवरकम करने के बजाय
एक दूसरा रास्ता चुन रहा हूँ जहाँ मैं अपने कमी को रिसॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा मेरी कमी ये थी कि मैं कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करता हूँ। मतलब जोक्स अच्छे से मार लेता हूँ मैं, हंसा लेता हूँ लोगों को, लेकिन जो बातें उनको सुनने में अच्छा लगे, जो एक प्रोफेशनल सेटअप में करे, वो मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को जब आईएम छोड़ के मैं वापस इधर आया तो मेरे को ये था कि चलो अगर मैं आईएम में जाके किसी कंपनी का हो सकता है इन फ्यूचर सीईओ भी बन जाऊँगा, पर फिर भी मेरी मम्मी की तरफ से आरबीआई क्लियर नहीं हुआ। Satendra, this is Achievers badge from EduTap. You can just wear it on your chest. थैंक यू। And this is just a good read for you. थैंक यू सर। You will enjoy reading this. थैंक यू सर। और सैलरी बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस इसमें से मिलेंगे. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और ये बेस्ट एग्जांपल है. ही हैज़ ऑलवेज बीन फ्राइटेंड ऑफ इंग्लिश ऑल्सो. जिन्होंने मुझे बताया कि टेलीग्राम ग्रुप्स में जब ये लोगों को भारी भरकम इंग्लिश लिखते हुए देखते थे तो इनको कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि यार मैं कुछ लिखूं या ना लिखूं, मैं लिखूंगा तो लोग कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक ना निकाल दें, उससे और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. बट ही फॉट इट आउट. तो मतलब हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता, ग्रेजुएशन में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, कॉलेज मैटर नहीं करता. इन्होंने तो स्कूलिंग ही नहीं की है 7th क्लास तक. ही हैज डिफाइड everything and he has proved what we say is right कि करना है तो हो जाता है, करने वाला बंदा चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू. आज के इस पॉडकास्ट में है मेरे साथ सत्येंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2024 का एग्जाम क्लियर किया है एंड ये सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5. इन्होंने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, दैट इज अराउंड 74 पॉइंट समथिंग. और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा. ही हैज़ क्लियर्ड आरबीआई इन हिज 5th अटेम्प्ट, जिसमें से 4 बहुत सीरियस अटेम्प्ट थे. ये एडुटैप के पेड कोर्स के सब्सक्राइबर भी हैं. और 2 चीज़ें और हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग. एक तो इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो फॉर्मल स्कूलिंग है, वो 7th क्लास या 7th क्लास के बाद ही शुरू हुई है, उससे पहले कभी स्कूल नहीं गए थे. और एक चीज़ है कि इन्होंने जब ये जॉब कर रहे थे, इन्होंने बैंक से छुट्टी लेकर ये कश्मीर गए और वहाँ पे जाके इन्होंने तकरीबन 5 से 7 दिन पढ़ाई की है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए. तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दैट वी विल डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट विद सत्येंद्र. सत्येंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम थैंक यू सर। एंड विश यू ग्रेट जर्नी अहेड. मैं पहले ही बोल दूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड हैं. आप इनसे मिलेंगे, मैं इनके साथ 1 घंटा बैठा हूँ तो आई एम जस्ट इन ऑफ एप्रिसिएशन कि यार बंदा कितना टैलेंटेड है. और आप इनकी जर्नी सुनिए, आपको भी ये एहसास होगा. सत्येंद्र, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. आफ्टर द रिजल्ट यू मस्ट बी फीलिंग गुड, बट अपने घर वालों का रिएक्शन बताइए. क्या आपके मम्मी पापा दे रियलाइज कि यार ये आरबीआई है, ये कैसे बैंकिंग से अलग है? टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी को मुझे बताने में काफ़ी टाइम लग गया था कि कैसे बताओ, मतलब कि आरबीआई है क्या, ये जो मेरी जॉब लगी वो है क्या. बेसिकली उनको बस ये पता था कि इसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है जिसके लिए 4 साल से तैयारी कर रहा था. तो वो एक मेरे रिलेटिव के यहाँ गए और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का आरबीआई हो गया. तो उन्होंने उनको बताया सबसे सही डेफिनेशन, अरे तो वो मतलब नोट छापने वाले बैंक में गया है. नोट छापने वाला बैंक. तो इस तरह उनको पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू जिस बैंक में जा रहा है वो नोट छापते हैं. मैंने कहा हाँ, आरबीआई का काम यहीं पे है. तो वो काफ़ी खुश है कि फाइनली उनको अब लग गया है कि भैया जो बैंक नोट छापती है मतलब वो सबसे बड़ी बैंक है. सबसे बड़ी बैंक है. तो शी इज हैप्पी नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी मस्ट हैव सीन यू स्ट्रगल अ लॉट ओवर लास्ट 5 years. अब आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे बताया कि 7th क्लास तक यू डिडंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आप स्कूल नहीं गए, एजुकेशन आपकी हुई घर पे हुई, इनफॉर्मल तरीके से हुई. पहले तो क्यों नहीं हुई और कैसे आपने वो इनफॉर्मल एजुकेशन ली कि इतने लंबे पीरियड की चीज़ें आपने घर बैठकर सीख ली? तो जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी स्टार्टिंग में, तो उस प्लेस पे कोई अच्छा स्कूल नहीं था. टू बी ऑनेस्ट, मैं एक स्कूल में इनरोल्ड था, बट वहाँ पे आपको रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. टीचर कभी हार्डली कभी आते थे, तो इस वजह से वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा था नहीं एक्सेप्ट फॉर द मिड डे मील. और कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ जाने का. तो क्या हुआ, मेरे जो कज़न ब्रदर थे वो पहले 12th पास आउट कर चुके थे, तो वो भी कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को. तो मेरे भाई थे, तो उन्होंने मेरे को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया. तो 5th ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ता था उनके पास. तो क्या हुआ कि जब आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे तो आपको ये भी नहीं पता आप कितना पढ़ रहे हो. तो वो मैथ्स में उन्होंने मेरे को 7th क्लास में 8th 9th 10th सबके मैथ्स पढ़ाने लगे. तो जब फाइनली मैंने स्कूल गया
तो मैंने देखा जो टीचर पढ़ा रहे थे वो मेरे लिए मेरे को पहले ही आता था मैथ्स आसान लग रहा आसान था। लग रहा था क्योंकि मैं पढ़ के आ रहा था ऑलरेडी। तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन नेगेटिव बात ये थी कि मैथ्स के साथ साथ मैंने साइंस इंग्लिश से पहली बार फेस करा सामने, ये भी कोई सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता था। तो एक और चीज़ था कि मैंने कॉपी खरीदा, उसका इंडेक्स में मुझे नहीं पता क्या आप करने वाले उसका नाम लिखना होता है। हाँ। मैं इंडेक्स के फर्स्ट उस रो में अपना नाम लिखता नेम सत्येंद्र कुमार सिंह, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडेक्स का यूज़ क्या होता है। तो वो एक थोड़ा हार्ड भी था क्योंकि आपको इंग्लिश भी सीखना है, फिर आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर इस तरह मेरी ट्रांजिशन कहीं ना कहीं एक फोबिया आ जाता है कि यार मैं मतलब ये साइंस मैंने अभी तक पढ़ी नहीं 4 साल से। हाँ। बट आई थिंक आप बहुत सही टाइम पे चले गए, क्योंकि अगर आप शायद 1-2 साल नहीं जाते फिर साइंस को पकड़ना मुश्किल हो जाता, फिजिक्स वगैरह आ जाती है बड़ी क्लासेस में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ साथ में मेरे आगे भी बढ़ा। अगर मैंने साइंस में पढ़ा ही नहीं मैंने, तो इसलिए मैं 10th के बाद साइंस मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वीक थे। तो फिर मैंने 12th में अपने कॉमर्स ऑप्ट किया, और किस्मत देखो जब मैंने मैथ्स ऑनर्स किया 12th के बाद, वो अंडर बीएससी आता है, तो वापस मैं साइंस में चला गया, और वहाँ पे जाके मुझे फिजिक्स में प्रोजेक्शन वगैरह सीखना पड़ा, ये क्या क्या वर्ड होता है। हाँ। तो इस तरह से ये चलिए अच्छा ही हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जिसमें हम वीक होते हैं। जिसमें हम वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने मुझे बताया कि यू स्टडीड इन हिंदी मीडियम टिल योर स्कूलिंग आई आई थिंक, गेस इन टिल 10th। टिल 10th। तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई कभी आपको ऐसा लगा कि बीइंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम वुड बी अ डिसएडवांटेज? कभी मतलब एक इनसिक्योरिटी आई अंदर कि हिंदी मीडियम से एक बंदा कैसे क्लियर कर लेगा, और अब क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यही होता है कि जब आप भी आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आप जाते हो यूट्यूब वीडियोज़ पे या टेलीग्राम पे, और सबसे पहले कमेंट सेक्शन देख रहे होते हैं कि जो साथ में प्रिपेयर कर रहा होता है ना वो क्या बोल रहा है, टेलीग्राम पे लोग एक दूसरे से हेल्प कैसे मांग रहे हैं, और वो सारे सोर्स ऑफ जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो सारी इंग्लिश में होती है, और उनकी इंग्लिश भी ठीक होती है। तो पहले आप सोचते हो कि उसका रिप्लाई भी करूंगा ना तो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं आ जाएगी, कहीं वो मेरे को बोलना दे कि तेरा ग्रामर से आता नहीं है, तो चला आरबीआई की तैयारी तो करने। चला आरबीआई की तैयारी करना। तो कई बार मुझे आंसर पता भी होते थे, तो मैं वहाँ पे कभी भी रिप्लाई नहीं क्या करता था, ये सोच के कि भाई ग्रामर ठीक ना कर दे कोई मेरा यहाँ पे। तो एक वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। उसके बाद दूसरा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तब आती है जब आप एक्चुअली मीडियम ऑफ इंटरव्यू ऑप्ट करते हो, तो वहाँ पे भी लगता है कि आप बोर्ड रूम के सामने बैठे होंगे, तो वो आपने मोड ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश चुन लिया, और आपने हिंदी में मतलब सही से जवाब नहीं दे पाए, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ये सारी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि मैंने जब मैंने एक्चुअल में क्लियर कर लिया, तो हमारे ना एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ग्रुप बनी, जहाँ पे अब सारे जो सिलेक्टेड है वो है, और सबसे ज़्यादा मैसेज भी मैं ही करता हूँ उस ग्रुप में। अब कॉन्फिडेंस आ गया है। वो कॉन्फिडेंस आ गया, और मेन लाइक मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो इंग्लिश या हिंदी जो भी है वो सिर्फ एक आइडिया कन्वे करने का एक मीडियम है बस, और कुछ नहीं है। थॉट बड़ा होना चाहिए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग। कम्युनिकेशन लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग से रिलेटेड। आपने बोला था कि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो ऐसे आजू बाजू ना IITians बैठे थे, तब कैसी फीलिंग आई? मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी इनसिक्योरिटी आती है कि यार IIT वाले हैं, मेरा कहाँ यहाँ पे चांस बनेगा। बट इंटरव्यू के पहले हाउ डिड यू पुश योर सेल्फ कि नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूँ? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड टाइम गया था, स्पेशली जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मेरे आगे एक आईआईटी खड़गपुर से थे, पीछे आईआईटी बॉम्बे से थे, तो मैं साथ में गया था, हम तीनों का आगे पीछे था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना बचपन में जब पढ़ रहे थे तो पता आईआईटी ड्रीम होता है, और जिन्होंने आईआईटी में टॉप रैंकर्स है उनके साथ मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ पे हूँ इनके साथ। अगर ये मेरे आगे जा रहे हैं, इनको 70 मिलेंगे, पीछे वाले को 72 मिलेगा, मेरे को तो कह देंगे तू इंटरव्यू देने क्यों आया है। वो तो आ ही जाता है। दूसरा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन कंटिन्यू करा, तो इस बार जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में कि यही चीज़ था कि अगर उन्हें आईआईटी वाले ही चाहिए होता तो अपने नोटिफिकेशन में लिख देते कि सिर्फ आईआईटी वाले ही अप्लाई करें, आईआईएम वाले ही अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और वो सिर्फ नोटिफिकेशन में लिखा ग्रेजुएशन एनीथिंग अबव 60% फॉर जनरल, तो हम सबका सिलेक्शन के चांसेस सेम है। फिर मैंने ये फोबिया हटा दिया अपने दिमाग से कि आईआईटी आईएम, मैंने कहा कि आईआईटी वाले भी यही हैं, हम भी यही हैं, यहाँ पे जो अंदर अच्छा करेगा वो शायद नेक्स्ट आरबीआई में जाएगा। इनफैक्ट दिस इज अ चांस, मतलब कि अगर मैं ये फोड़ दूं तो मैं इनके बराबर पहुंच जाऊंगा। ये आईआईटी करके भी यहीं पहुंचे हैं, मैं बिना आईआईटी के भी यहीं पहुंच गया। और 5 साल बाद कोई ये आके पूछेगा नहीं कि तू आईआईटी से आया था या तू कहाँ से आया था, नहीं। बस ये देखेंगे मेरे परफॉर्मेंस कैसे, वहाँ पे नेक्स्ट प्रमोशन में मेरा क्या होगा। तो मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया था तब तक, जब लास्ट इंटरव्यू आया था तब। तो वेरी गुड रियलाइजेशन।
अब आपके 5 अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट्स दिए, आपने 2 इंटरव्यू भी दिए हैं, तो यार मतलब हाउ डिड यू मैनेज दिस? पहला तो हम जब रह जाते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, बड़ी हाई होप्स होती हैं, रिजल्ट नेगेटिव आता है, फिर दोबारा से वो चीज़ शुरू करनी स्क्रैच से, हम्म। वही फेज़ 1 की तैयारी, वही फेज़ 2, वही इंटरव्यू, एंड अगेन नोइंग, हैविंग अ फियर कि यार शायद इस साल भी ना हो, तो वो कैसे ओवरकम करते थे बार बार? मतलब 4 साल 5 साल इज़ अ वेरी ह्यूज पीरियड, लोग तो 1 साल में ही तंग आ जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब आपका फर्स्ट बार या सेकंड बार नहीं होता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया है। हम्म। जब आपका सेकेंड टाइम इंटरव्यू में नहीं होता है, तब आपको लगता है आप में ही कमी है, हाँ। जब आपका नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा फियर है जो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे जाते हो ना, तो एक ना लोगों के एक्सपेक्टेशन का भी फियर होता है, स्पेशली मेरे मम्मी पापा का या मेरे दोस्तों का, कि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है कि ये तो बहुत ब्राइट है, हर एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। तो फिर ऐसा लगता है कि अब मछली बड़े तालाब में गई है और यहाँ पे तैर नहीं पा रही। वही फीलिंग आ रही थी उन्हें भी कि यार 3 बार हो गया, नहीं हो पा रहा है। एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से मीडियम, शायद आरबीआई मेरे लिए नहीं बना है या मैं आरबीआई के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन फिर ना जब आप खुद को रियलाइज़ करते हो, अगर लगता है कि अपने में ही कमी है, तो यार उसको कोई तरीका भी तो होना चाहिए उसे सॉल्व करने का। हमेशा उस कमी को एक्सेप्ट करके भाग थोड़ी जाओगे कि चलो ठीक है मेरे में कमी है, मैं नहीं करूँगा अगली बार क्लियर, फिर तो मज़ा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले इस कमी को दूर करते हैं। और कमी ये नहीं था कि मेरे अंदर कुछ कमी था, कमी में मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे में बिलीव नहीं था, सेल्फ बिलीव नहीं था कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। जब मुझ में वो आया तो साथ में आरबीआई भी आ गया। तो अब अगर आप किसी नए एस्पिरेंट को एडवाइस देना चाहें कि यार मुझे तो 5 अटेम्प्ट लगे, बट तू अगर 1-2 अटेम्प्ट में करना चाहते हैं तो ये गलतियां मत करना, मतलब आप व्हेन यू सी बैक, आपको क्या लगता है कि आपने हर अटेम्प्ट में क्या गलती की? तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर मैं किसी को करना चाहूँगा तो वो है कि जीए में ना हर चीज़ कवर करने की ट्राई मत करो। बहुत सारी चीज़ें जीए में कवर करने को, आरबीआई के सिलेबस के रिलेटेड जो उनसे पूछ रहे फेज़ 2 क्या, उसी हिसाब से आप जीए प्रिपेयर करो। वो आपके ईएसआई में हेल्प करेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। और नंबर सिर्फ उसी के ऐड होते हैं। जीए में आप 80 में से 65 ले आओ, स्पोर्ट्स रैंकिंग सब चीज़ें पढ़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे जाके शायद 200 में से 140 लाकर टॉप कर दो फेज़ 1 में, लेकिन कोई आपका फेज़ 1 का नंबर नहीं पूछने वाला। तो बेसिकली फेज़ 2 के करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस दो, उससे फेज़ 1 के करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ। सेकंड, इंटरव्यू सबसे मेन है। मेरे जो फेज़ 2 वाला था कि मैंने जब मेरा फेज़ 2 क्लियर हुआ, मुझे पता था मेरे फेज़ 2 में अच्छे मार्क्स है, बट मैंने कोई मॉक इंटरव्यू ज्वाइन नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने कहा नॉलेज तो है ही, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता था मुझे। बोलना बोलना आता है मेरे को, लेकिन किस वे में बोले कि सामने वाले को अच्छा लगे, किस तरह आइडिया कम्युनिकेट करे, वो नहीं आता था मेरे को। तो सबसे पहले इंटरव्यू को आप इजीली नहीं ले सकते। थर्ड में ये होता है, मेन चीज़ जो मैंने फोर्थ अटैम्प्ट में करी थी, जब आपका मेरा सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू चला गया था, तो मुझे लगा कि मेरे इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, मुझे फेज़ 2 में बढ़ाना है। और मैंने फेज़ 2 में प्रिपरेशन के लिए इतना करने लग गया कि मैंने फेज़ 1 के मॉक देना बंद कर दिया। और उसकी वजह से ये हुआ कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरा फेज़ 1 नहीं निकला। ओवर कॉन्फिडेंस मार गया उस अटेम्प्ट में। उस अटेम्प्ट में ओवर कॉन्फिडेंस मार गया। तो कभी भी फेज़ 1 को हल्के मत लो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, अपने की चीज़ों पे फोकस करो। लेकिन इन सेंस अगर मैं देखूँ चारों अपनी सारी जर्नी की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट करो कि आप वहाँ पे जा सकते हो। जब आप बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे तो सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में होने लग जाती है। पढ़ाई तो सारे करते हैं, आई थिंक जो सेल्फ बिलीव से करता है उसका आउटपुट थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा आउटपुट बढ़ जाता है। आप जब कुछ आंसर भी कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस में ना 2 डॉट नहीं आता कि ये आंसर है ये नहीं है। आपको पता है कि अपने ऊपर बिलीव है, तो आप सही आंसर ही टिक करके आते हो। फिर इंटरव्यू में जब आप बोलते हो तब भी आपके आंसर भी उसी लेवल पे लगता है कि इस बंदे को ये जो बोल रहा है वो उस पर बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटरव्यू आई गेस 30 मिनट में 15 मिनट होता है आपके नॉलेज देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं कि आपको अपने बारे में पता है या नहीं पता है। और जो 15 मिनट आप अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पे वो ये देखता है कि इसको अपने ऊपर बिलीव है या नहीं है, ये जो डिसीजन लिया इसको पता है या नहीं पता है। तो जब आप मेरे हिसाब से अपने ऊपर बिलीव करने लग जाओ, सबसे बेस्ट चीज़ वही है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है 5 अटैम्प्ट देना, और इससे पहले इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे आरबीआई की तैयारी शुरू करने से पहले। यूनियन बैंक में जॉब करते थे वो तो किया ही था, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो काफ़ी मुश्किल होता है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम फॉर कमिंग आउट ऑफ दैट एंड परसिस्टिंग विद दिस प्रिपरेशन एंड क्रैकिंग इन 5th अटैम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मुझे बताया कि आपने बीच में अपनी तैयारी छोड़कर कैट के लिए स्विच किया था, हाँ। और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने आईएम क्रैक भी कर लिया था, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
तो मुझे बताएंगे मतलब स्विच करने का थॉट क्यों आया, और अगर स्विच कर ही लिया था, आईएम आपने क्रैक कर लिया था, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर था इनके पास, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? मतलब आपके ऐसा दिमाग में क्या आया कि यार अब क्रैक हो गया, अब नहीं ज्वाइन करूंगा? पहले चीज़ जब मैंने कैट की तरफ गया था मेरा वही था कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को किल कर गया यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी आया था कि कहीं मेरे में ये कि मैं आरबीआई के लिए बना नहीं हूँ, वो सेल्फ डाउट आ गया था कि हाँ ये हो सकता है मेरे मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे में कुछ कमी है। तो मैंने सोचा कि अपना ना रास्ता चेंज करते हैं, अब सक्सेस आरबीआई को छोड़ के किसी और के थ्रू देखते हैं। तो मैं वो सोच के कैट के लिए चला गया। मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, बट लकीली मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए वहाँ पे। तो मेरे को अच्छे अच्छे कॉलेज से कॉल भी आ गया। एंड जब वो मेरा फाइनल सिलेक्शन आ गया था वहाँ पे ना कि आपको ज्वाइन करने के लिए आ गया था, तो मेरे को ये ऐसा लगा था कि मैं यहाँ से छोड़ के भाग रहा हूँ। आरबीआई छोड़ के भाग रहे आरबीआई हैं। छोड़ के भाग रहा क्योंकि हूँ। ड्रीम तो वही था। ड्रीम तो वही था, मैं यहाँ पे जाके आईएम के थ्रू हो सकता है कि अच्छे पैकेज ले लूँ, ज़्यादा कमा लेता। बट जिस चीज़ के लिए मैंने 4 साल लगाए, इतना एफर्ट डाला, और सिर्फ ये सोच के कि मैं ना इसको क्लियर नहीं कर सकता, ये सोच के मैं भाग गया। मैं ही नहीं कह रहा कि छोड़ किसी चीज़ को गिव अप करना ख़राब चीज़ है, कुछ और सोचना ख़राब चीज़ है। बट मुझे लगा कि मुझे ना खुद में कमी लग रही थी, और मैं शायद वहाँ पे किसी कंपनी में जाकर फ्यूचर में चल के सीईओ बन जाता। बट हमें से लगता है आरबीआई मेरा नहीं हुआ, मेरे घर वालों के सामने भी पता आरबीआई मेरा नहीं हुआ। गरारी आरबीआई में फंस रखी थी। कराड़ी आरबीआई में फंस रखी थी। मैंने कहा 2 साल आईएम में दे के वापस आरबीआई में जाना बहुत लेट हो जाएगा। मैंने अपने आप पर रिस्क लिया। मैंने घर वालों को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ वापस आरबीआई में। और इस बार मुझे लगा कि मैं भी आईआईटी आईएम वालों में से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी तो ज्वाइनिंग कॉल था ही ना। और मेरे पास बेटर स्टोरी है बताने के लिए कि वो लड़का जिसने आईएम ज्वाइन नहीं किया जिसने आईएम ज्वाइन नहीं किया वो आज आरबीआई में है। वो आरबीआई में है। तो फिर इस तरह मैंने वहाँ से अपना छोड़ा, वापस आरबीआई में आया। सेम क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा, मैंने कहा कि सर मेरा अफिनिटी ज़्यादा आरबीआई की तरफ था, और मैं आज इसलिए यहाँ पे हूँ। तो मुझे कहीं ना ग्रेट। कहीं सेल्फ बिलीफ है। इससे आई थिंक इंटरव्यू जो ले रहा है उसको भी क्लैरिटी मिलती है कि यार हाँ, ये आईएम छोड़ के आरबीआई के लिए तैयारी कर रहा था, तो ये आरबीआई आना चाहता है। क्योंकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये फैक्टर ज़रूर आता है कि आप कितने सीरियस हैं इस जॉब को लेने के लिए। हाँ, ये आता है, आपको बताना पड़ता है क्यों ना कि आप एक्चुअली यू बिलोंग हाँ। देयर, यू वांट टू बी देयर, और वो हार्डली आप वहाँ पे आना चाहते हो। मैं बिलीव करता हूँ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, और उनको पहले अटैम्प्ट में हो जाता है, तो फिर उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट उन लोगों को अटैम्प्ट्स लगते हैं, तो उनको बस इंटरव्यू को ये रियलाइज़ कराना होता है कि 4 अटैम्प्ट में जो उन्होंने रिजेक्ट किया है ना, तो ज़रूरी नहीं कि 5th अटैम्प्ट में आप उसके लायक नहीं हो। पहले अपने आप को उसके लायक दिखाने होते हैं। प्रेजर्वेंस सबसे बड़ी चीज़ है। हर कोई उसको कहता है कि आप कमिटेड हो किसी चीज़ से, आपने एफर्ट करा है, आप डिजर्व करते हो, आप आओ वहाँ पे। सेम इस टाइम उनको इससे यही चीज़ दिखा होगा शायद, और उन्होंने मेरे को सिलेक्ट नहीं, किया। बहुत सही। मतलब ये बहुत ही, मतलब इसलिए कह रहा हूँ बंदा इतना टैलेंटेड है। देखो आईएम छोड़ के आया क्योंकि क्लैरिटी थी कि आरबीआई जाना है। जॉब के साथ इन्होंने तैयारी की है, यूनियन बैंक में काम करते थे। यार बैंक में टाइम नहीं मिलता है। मतलब मैं कभी भी बैंक जाता हूँ ना, ये मैनेजर हो या वो हो, मैं तो उनकी हालत देख के मुझे लगता है कि यार ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब 10 लोग खड़े हैं, कोई कह रहा है मेरा पासवर्ड नहीं चेंज हो रहा, कोई कह रहा है मेरी योनो ऐप नहीं इंस्टॉल हो रही। मतलब लोन वालों के अलग इशू हैं, डॉक्यूमेंट्स ये वो। कैसे, मतलब कैसे तैयारी की यार आपने बैंक में रहते हुए, वो भी वर्किंग नहीं, वर्किंग इन अ बैंक? तो टाइम कैसे निकालते थे? तो मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से आई गेस 1 आवर के आसपास पड़ता है। तो जाते टाइम 1 घंटा मेट्रो के थ्रू ट्रैवल, और आते टाइम 1 घंटा मेट्रो के थ्रू ट्रैवल। मेट्रो में तो सीट नहीं मिलती है। तो सीट नहीं मिलती तो खड़े होकर करंट अफेयर्स पढ़ लेता था सीट मिल गई तो सीट मिल गई तो कुछ भी लिखने वाली चीज़ें कर लिया, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कर लिया, क्वांट कर लिया, लैपटॉप लेके साथ चलता था मैं। ठीक है। तो उस तरह हो गया, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेता था क्या पढ़ना है आज। दूसरी चीज़, मैं जब भी घर आता था, ऑफिस जाता था, मेरे लिए खुशी होती थी कि 2 घंटा मैं पढ़ के आया हूँ। घर पे रहने पे बहुत सारी चीज़ आ सकती है, मम्मी कुछ बोल सकता है, दोस्त आ सकता है, कुछ भी काम पड़ सकता है। जिस दिन भी ऑफिस गया उस दिन ये होता था कि 2 घंटा आज मैं पढ़ के आया हूँ, मेट्रो के 2 घंटे। उसके अलावा थोड़े वॉशरूम ब्रेक बढ़ा दो, दिन के 2-3 वॉशरूम ब्रेक कर दो 15-15 मिनट के, तो वो भी आपको 45 मिनट्स ऐड हो जाते हैं। और वहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, बैठ के रील देख लो या वहाँ पे भी बैठ के पढ़ लो। 15 मिनट में इजीली आप कोई भी एक टॉपिक उठाओगे, छोटा सा, ख़त्म कर देते हो। तो इस तरह वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि सर कि आपको छुट्टी का एक इशू होता है। मुझे लगता है बैंकिंग में ना छुट्टी का बहुत इशू होता है। हाँ। तो वही देते ही नहीं है। मतलब बंदे, मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, वगैरह मेरा फ्रैक्चर हो गया वगैरह, कोई ना आ जाओ लेफ्ट हैंड से थोड़ा बहुत कर लेना।
छुट्टी नहीं देते हैं वो। ये ट्रू स्टोरी है। हाँ। और अगर खासकर आप बैक ऑफिस में होता ना और इशू होती है क्योंकि आप पे आपको ऊपर से छुट्टी लेना पड़ता है, वो और इशू होता है। तो मेरे लिए इशू था, तो मैंने कहा कि अब मेंस भी था एंड पढ़ना भी था, और वहाँ पे कश्मीर वाली बात आती है कि मैंने टिकट बुक कर लिया 3 तारीख को कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ घूमने। घूमने। 8 को मैंने आने की बुक करी, 5 दिन था, मैंने कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ घूमने, अब कैंसिल कर नहीं सकता, टिकट बुक हो गई, पैसे चले गए मेरे। तो मैंने वहाँ जाकर क्या करा, कैंप में बैठा, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई। पढ़ाई करी। सच्ची? हाँ। यहाँ से कश्मीर गए खर्चा करके और वहाँ पे घूमे नहीं ज़्यादा। मैं दिन को घूमता नहीं क्योंकि मेरे को एस्ट्रो फोटोग्राफी का शौक है। तो मेरा मेन आता है रात को कि आपको स्टार गेजिंग करना होता है। तो आप मैंने क्या करा, कैमरे को लगाया स्टार्स की तरफ, मैं अपने स्टार्स की तरफ लग गया। सही है। तो मैंने वहाँ बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे लगा बहुत सही वो 5 दिन जो है ना, उसकी वजह से शायद मेरा फेस टू क्लियर हुआ है। वो 5 दिन में पूरी एफिशिएंसी आई। पूरी एफिशिएंसी आई, नेटवर्क भी नहीं आ रहा होगा नेटवर्क भी नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई वर्क का इशू नहीं। हाँ। आराम से सुबह उठो, पढ़ना स्टार्ट करो, शाम को पढ़ना स्टार्ट करो। बीच में अगर आप ज़्यादा टायर्ड हो गए तो क्या नेचर के पीछे 1-2 घंटा वॉक हो जाता था। मतलब विन विन सिचुएशन था मेरे लिए ये चीज़ कि आप एक्चुअली में रिफ्रेश्ड हो वहाँ पे। बिल्कुल शांति थी, नहीं तो जॉब का ही इतना प्रेशर होता है कि बंदा क्या पढ़े। क्या पढ़े। तो ये सही है भैया, टिकटें बुक करा लो आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हो। और कश्मीर की क्यों, हांगकांग बैंकॉक मत जाना बस। हांगकांग चले जाओ, है ना, जहाँ भी अफोर्डेबल टूरिज्म है वहाँ जाओ, वहाँ जाके फिर अपना पढ़ाई करो। ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, अब समझो, पन अटेंडेड। बट नहीं सही, मतलब ये भी दम चाहिए कि आप चले जाओ और वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट ना हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई है ना? करो। हाँ, जिसके साथ जा रहे हो उसका भी ध्यान रखो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। और मैंने इनसे एक क्वेश्चन और पूछा कि भैया जॉब के साथ टाइम तो नहीं मिला, बट अल्टीमेटली जॉब का कोई फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वो वर्क प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो हमें अपनी जॉब को ना सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जैसे उन्होंने बताया, आते जाते पढ़ो, वॉशरूम ब्रेक्स बढ़ाओ, ईयरफोन्स तक लगाते थे ये काम करते हुए। तो अगेन मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, फाइट करना पड़ता है, क्योंकि भैया रिजल्ट तो तभी आएगा अगर एफर्ट मारा जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होता है मुझे लगता है कि जैसे कि हर किसी का जॉब कोई भी फिजिकली कॉपी पेपर तो लिख नहीं रहा है। हाँ। हर किसी के पास लैपटॉप पड़ा हुआ है। हाँ। तो दबा के टाइपिंग करो, चीज़ें करो। बिल्कुल। सामने वाले को भी लगता है भाई कितना काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है दबा के। दबा के। आपके टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो और जाती ये है। इन्होंने एक win-win। चीज़ और बताई थी सत्येंद्र, आप बताना भूल गए, कि ऑडिट में काम करते थे। हाँ, ऑडिट में काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरा काम वही है कि इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट बनाना, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग है तो उसके आपसे फ्रॉड रिकमेंड करना वगैरह चीज़ें मेरे अंदर आती है। तो मैं ये करता हूँ, सारे दिन रिपोर्ट बनाता था। सबको ऐसा लगता था कोई कोई इन्वेस्टिगेशन है तो सबको लगता है अरे काम बढ़ गया, मुझे लगता ओह टाइपिंग करने का मौका मिल गया। कि अब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी होगी मेरी। मेरी तैयारी होगी डिस्क्रिप्टिव की। लाओ सर, अच्छा 40 पेज लिखने हैं, चलो आज 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। यू वॉन्ट बिलीव कि कल मैंने 58 पेज का एक रिपोर्ट बनाया और मुझे लगा बहुत टायरिंग रिपोर्ट है। जब मैं आरबीआई के प्रिपेयर कर रहा था मैं 130 पेज का रिपोर्ट बनाता था। और मुझे तो टाइपिंग करने में जो मज़ा आता था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी भूल गया मैं। मैंने कहा लो टाइप करेंगे, टाइप करेंगे। और मतलब ये आपके जॉब में अपॉर्चुनिटी है जो प्रिपेयर करे आरबीआई के लिए। अगर कोई वर्किंग है ना, उसकी टाइपिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। फ्लो वगैरह भी बन जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में भी आप ऐसे ही बनाते हो ना कि लिंक बने पैराग्राफ टू पैराग्राफ, तो वो चीज़ें भी बंदा सीख जाता है स्ट्रक्चर में लिखना। और दूसरी चीज़ है कि आपकी रिपोर्ट्स इवैल्यूएट भी होते हैं। ऊपर वाला कोई पढ़ता भी हो, गलती भी नहीं होनी चाहिए उसमें। खराब ग्रामर है, स्पेलिंग है, भैया क्या लिखे क्या है। लिखा है तूने। हाँ। तो आप बेसिकली ऐसा माइंड मैप बनाना चाहते हो जो सामने वाले को पढ़ के समझ आ जाए कि क्या सिचुएशन है। और ये ना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे कॉर्पोरेट में एक इंसिडेंट याद है, वहाँ पे मैं बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में गया टीसीएस में, बड़े बड़े लोग, मतलब सीईओ से बस एक लेवल नीचे। तो मुझे मेरी जो बॉस थी, वेरी नाइस बॉस वैसे, उन्होंने बोला वहाँ पे जो होगा एमओएम बनाना। तो मैं पहली बार एमओएम, मैं बच्चा था 23 साल का, उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके भेज दिया। तो मैं टाइप कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखना था कि एवरीबॉडी विल साइन दी रिपोर्ट आफ्टर ड्यू, है ना। मैंने साइन की जगह SING लिख दिया, सिंग। भाई उसका मतलब ही चेंज हो गया। तुम सोचो, मतलब सारे हंस रहे हैं मेरे पे और मुझे मेल आ रहे हैं कि भैया क्या लिखा है। लोगों को समझ आ गया था कि साइन होना Sign चाहिए, ही है। तो किसी को डाउट नहीं था। बट मतलब इतना हंसे कि मतलब मुझे खुद को लग रहा था मैं खुश हूँ या मतलब इस पे एम्बैरेस हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल है जो आपने किया ना, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि एक एक वर्ड ध्यान से लिखना है। एक वर्ड ध्यान से लिखना है। चलो आपकी थोड़ी और स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। अभी तक की बातें आई होप वुड हैव इंस्पायर्ड यू
स्ट्रैटेजी में सबसे पहले फेज 1 की तो इन्होंने जो मुझे बताया कि ज़्यादा तैयारी इन्होंने की नहीं, नंबर इनके फाड़ू हैं, क्वांट में 22 नंबर हैं भाई के, मुझे नहीं पता कैसे आए हैं, मतलब 22 बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग में कितने हैं आपके? 28 के आसपास। 28, वाओ। तो मतलब यार इनकी हम क्या ही पूछेंगे इनसे, ओवरऑल मार्क्स तो इनके 80 90 100 होंगे, क्योंकि 98 है मेरे। 98। तो मतलब फेज 1 तो ऐसा कहते हैं ना कि बच्चा पेट से ही सीख के बाहर आया है, इनका वही हाल है। तो फोर्थ अटेम्प्ट में पता नहीं इनका क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? उसमें कोई कोई पजल वजल फंस गई थी क्या? रीजनिंग में मेरी पजल फंस गई थी, और मैंने फिर जब वो पजल खत्म किया तब तक फिर मैं चला क्रिटिकल रीजनिंग में, हाँ। और इंग्लिश तो अच्छी थी नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग ऊपर से थी। तो उसमें गलत हो गई तो एक दो। ये भी एक लर्निंग है कि एक चीज़ पे मत टिके रहो, मतलब इतना अच्छा बंदा भी प्रीलिम्स अगर मिस कर सकता है तो वो यही है कि वो गरारी फंस गई कि क्वेश्चन करना ही करना है, तो ऐसा पेपर में हमें नहीं करना है। तो फेज़ 1 का आपसे मैं क्या ही पूछूंगा, मतलब एक नेचुरल टैलेंट है जिससे आपने कर लिया, आपने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए थे या वो भी नहीं किए? अब मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे थे। मॉक्स दिए थे आपने? इस बार मैंने मॉक्स दे थे, मैंने रिस्क नहीं लेना मुझे। क्योंकि तो फोर्थ अटेम्प्ट में रह गया था। फोर्थ अटेम्प्ट में रह गया था, हाँ। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं आया था, मैंने हाँ। मॉक्स दे थे। हाँ। मेरे मॉक्स में मैं हर एक बार मेरा एक ही प्लान रहता था कि मुझे 99 परसेंटाइल देखना है, मुझे स्कोर नहीं देखना है, मुझे देखना है मैं टॉप 1 परसेंटाइल में रहूँ जितने लोगों ने मॉक दिया उनके बीच में। और मेरे जीए में कम नंबर आते थे, तो मैं अंडरस्टैंडेबल था, जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं वो जीए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे जीए कम है, कोई इशू नहीं है, मुझे बाकी 3 सेक्शन में अच्छे करने हैं, तो वहाँ से मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मैंने एक चीज़ बिलीव करता हूँ हमेशा मॉक में, कि जब भी मैं मॉक देता हूँ ना, उसमें मेरे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन मैं कर लेता था, बट उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ इस वे में नहीं, कि मैंने अगर कोई क्वेश्चन 2 मिनट में करा है, और किसी उसमें ये भी दिखाता है कि दूसरों ने कितने मिनट में करा है, कई बार एनालिसिस में दिखाता है, तो दूसरों ने फास्टेस्ट कितने सेकंड में कर दिया, और जो उसमें रिकमेंडेड मेथड है क्या वो मेरे इस मेथड से ज़्यादा अच्छा है क्या, उस तरह आपकी स्पीड बनती है। आप ये नहीं कि मेरे को एक बार सही आंसर आ गया तो ठीक है यार ये तो मेरे को आता है, सही आंसर तो आप 6 मिनट में ला सकते हो, लेकिन पेपर में आप बात 30 तो मिनट में टाइम की 5 क्वेश्चन है, करके आओगे फिर नहीं होगा। अगर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बैठ जाए तो 200 नंबर आ जाएंगे। 200 नंबर आ जाएंगे। बात तो टाइम की है। बात तो टाइम की है, तो फिर उसमें आपको वो भी देखना है, स्पीड भी इम्प्रूव करना है। तो इस तरह मेरे फेस पे। चलो क्वांट रीजनिंग में तो टैलेंट है, मैं क्या ही पूछूंगा कि आपने क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किए, क्योंकि आप तो तकरीबन सारे ही करे जब 22 नंबर आ गए। जीए में कैसे टाइम मैनेज किया आपने, मतलब डिड यू गो थ्रू वन बाय वन या फिर पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस किए आपने, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? जीए में इस बार आई गेस इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन शॉर्ट थे इस बार, आंसर्स आपको पता होते थे। तो जीए में तो बस मुझे पता था मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ा हुआ है, हम्म। तो मुझे अपने टॉपिक्स पता थे कि मैं आरबीआई पढ़ के आया हूँ अच्छे से, स्कीम्स अच्छे से पढ़ के आया हूँ, फाइनेंस अच्छे से पढ़ के आया हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन जो इंडियन टॉपिक से टकरा रहा था मुझे पता है ये मेरे अंदर आ रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जो बाकी टॉपिक्स आ गए सर स्पोर्ट्स से दिख गया, मैंने हटा दिया उसको, ये मैंने अभी स्किप कर दिया सारी चीज़ों को, पहले अपने कोर जो चीज़ पढ़ के गया हूँ उनके क्वेश्चन करे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो उस पर देख लिया कि स्पोर्ट्स वगैरह तब देखना है तो देखना है। तो मैंने इससे क्या होगा, मेरा टाइम बहुत मैनेज हो गया अच्छे से, कि आपको 25 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन करने हैं, आपने जो कोर पढ़ा है उसमें से 40 क्वेश्चन ही आया था, 25 मिनट में 40 क्वेश्चन पढ़ना कोई इशू नहीं है। लेकिन आप 25 मिनट में 80 के 80 क्वेश्चन करो, जो आपने नहीं पढ़ा है उन टॉपिक्स को भी पढ़ो अच्छे से और आंसर करने की ट्राई करोगे, तो दो चीज़ें रहती है, एक तो रिस्क लेते हो कि आंसर गलत होंगे, दूसरा ये होता है कि आप उस क्वेश्चन पर टाइम दे रहे हो जिसको आप आंसर आता भी नहीं। तुक्के उक्के भी लगाए आपने या नहीं? मैंने तुक्के नहीं लगाया, मुझे पता था 40-42 क्वेश्चन करे, मैंने बहुत है। दूसरे क्वेश्चन दूसरे सेक्शंस में अपने कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल दूंगा वहाँ से, तो 40 क्वेश्चन करे तो मतलब ठीक थे मेरे, तो फिर उस हिसाब से वो नॉर्मलाइज होकर कम हो गए 25। और मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा बहुत लोगों ने करा है, बट मेन चीज़ ये है ना कि फेस 1 में टॉप करना किसको है। नहीं नियर 98 मार्क्स, लोगों के आए होंगे 120-25, लेकिन 98 मार्क्स अपने आप में अच्छे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, तो मेरे को वो पर्सपेक्टिव था भी नहीं मुझे फेस 1 टॉप करना है, बस मेरे को ये था कि इतने नंबर ले आओ कि फेस 1 क्लियर हो जाए और मुझे फेस 2 में बैठने का मौका मिले। चलिए फेज़ 2 की बात करते हैं अब। तो फेज़ 2 में सबसे पहले आपके पास एडुटैप का पेड कोर्स था, जी। तो एडुटैप ने मतलब कहाँ कहाँ आपकी हेल्प की, जहाँ पे आपको लगता है कि एक हम मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली शायद आपने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा होगा या बट कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ लगता है कि एडुटैप ने आपको गाइड किया या आपकी हेल्प की? सबसे पहले मैंने ना स्टैटिक जो पार्ट होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एज वेल एज आपका ईएसआई, उसका स्टैटिक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़े थे एडोटैप के थ्रू। तो उससे क्या हो गया था कि मुझे जो सिलेबस में लिखा हुआ है उन चीज़ों का आइडिया आ गया था कि ये चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक सारा पता बेसिक लगा। बेसिक है सारा। तो उसके बाद में एक्चुअली लोगों ने बोला कि पेपर में कुछ स्टैटिक से कुछ आया नहीं था, और मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट नहीं था तो 20-30 नंबर जो एफएम में भी वो स्टैटिक से था, नॉट इन सेंस कि आपको ऑब्जेक्टिव आया था, बट एक क्वेश्चन था 81 बॉन्ड के ऊपर जो बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड है,
और क्वेश्चन वो लेगा था कि 81 बॉन्ड्स के क्या फीचर है, तो आपको इसके परपेचुअल बॉन्ड के क्या फीचर्स है। तो जिन्होंने अगर बॉन्ड के परपेचुअल बॉन्ड के फीचर्स और स्टैटिक से कवर किया होगा, उसके पास आंसर अपने आप रेडी था। दूसरा आ गया था वो ग्रोथ वर्सेज वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो भी स्टैटिक क्वेश्चन था। लो स्मॉल कैप वर्सेज लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर आप बना के उसको लिख सकते थे। तो स्टैटिक नॉलेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बाकी जो क्वेश्चन जो थे वो थे ही। ESI में भी सेम कि आपको कई बार रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें लिखा आता है, रिपोर्ट मेंशन्ड होता है कि इस रिपोर्ट के बारे में, इस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करें, बट वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैटिक ही पूछते हैं क्वेश्चन। उसमें वो स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि अगर कोई हमारी इंडियन इकॉनमी क्या डोमिनेटेड इकॉनमी है, तो ये इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं है, हमें सर्विस डोमिनेटेड इकॉनमी जो टेरिटरी में आता है, ये आपको स्टैटिक से ही समझ आ जाएगा। तो मैंने मेरा मेन फोकस तो स्टैटिक का ही रखा था। दूसरा जो मैंने अपनाया हुआ था वो ये था कि मैंने फेज़ 2 वाले जो आते ESI न्यूज़, GI न्यूज़, उसको सप्लीमेंट किया मेन वो भी सिलेक्टिव कि जो RBI रिलेटेड है, जो फाइनेंस रिलेटेड है, उसको बार बार पढ़ा। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली मैंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया। तो जो सेबी वाला सर्कुलर था वो आपके सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन है, चारों उसके ऑप्शंस में मेंशन है, उसको मैंने जो बार बार 8 नंबर के क्वेश्चन आए 8 थे। नंबर क्वेश्चन थे। तो इतनी बार पढ़ लिया था मैंने कि मैंने देखा सेबी नया डिसीजन आया कुछ, मैंने कहा चारों आंसर मेरे को पता है, टिक 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 टिक। तो ये चीज़ था उसमें। और इवैल्यूएशन वगैरह में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एडू टैप के साथ? हाँ, मुझे इवैल्यूएशन बहुत अच्छा लगा था। पहली बात तो क्या करते मैं ना मेरी भी सेम पर्सपेक्टिव हुआ करती थी कि मैं ना कोई क्वेश्चन था उसका आंसर लिखा जो भी मेरे को पता होता था। मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि मुझे ये नहीं लिखना कि जो भी मुझे पता है। उस हर एक क्वेश्चन के अंदर 5-6 माइक्रो थीम्स होते हैं, आपको वो एड्रेस करना है। तो जब एडू टाइप में इवैल्यूएशन आया करता था तो वही बोला था आप ये इररिलेवेंट लिख रहे हो, बहुत ही ख़राब है। शुद्ध शब्दों में ऐसे नहीं लिखते थे, बट वो मतलब उनका वही हुआ करता था। और पॉइंट्स में ना वो हर एक इवैल्यूएशन में वो चीज़ें क्या क्या बेटर बना सकते थे वो भी लिखा करते थे। तो उससे मेरे को थोड़ा ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि मैं जो अपने आंसर राइटिंग में लिख रहा हूँ, मुझे लिखना तो आता था, बट वो सामने वाले के लिए क्या लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उस तरह इवैल्यूएशन काफ़ी सही रहा मेरा वहाँ पे। और मुझे याद है कि मेरे इवैल्यूएशन में हमेशा ना डिस्क्रिप्टिव में 50 में से ऐसे 30-32 ऐसे नंबर आया करते थे। और मुझे लगता था कि यार मैं इतना लिख रहा हूँ फिर भी इतने कम नंबर आ रहे हैं, बट मुझे समझ आ गया मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा था। जब एक्चुअल पेपर में गया ना तो उन सारी समझ की वजह से जो क्वेश्चन के सारे माइक्रो थीम्स है वो एड्रेस किया, क्वेश्चन में टू द पॉइंट लिखा, कोई इधर उधर का नहीं लिखा। क्वेश्चन एक चीज़ और मुझे समझ आ गई कि आंसर पढ़ने में अच्छा नहीं होना चाहिए। आंसर पढ़ने में मतलब उन सेंस नहीं, मतलब आंसर सिर्फ पढ़ने में अच्छा होगा ना तो पढ़ने में उसको अच्छा लगा, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। कट करके नंबर नहीं देंगे वो। ऑब्वियस है। हाँ, तो आंसर पढ़ने में अच्छे के साथ साथ जो उन्होंने पूछा ना उसका इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट करना चाहिए, तभी आपका जो नंबर हमने मिलेगा। एक माइक्रो क्वेश्चंस की तरह हम समझाते हैं कि हर माइक्रो क्वेश्चन को आंसर करो। हर माइक्रो क्वेश्चन को आंसर करो। जैसे एक क्वेश्चन था ऑप्शंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और उसमें आपका कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है। तो लिखने में तो ऑप्शंस क्या है, फिर फ्यूचर सब कुछ लिख सकते हैं लोग, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, लेकिन माइक्रो थिप्स ऐड रखना, ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, उसके अलावा 3 पार्टिसिपेंट्स कौन है, हेजर्स वगैरह। जब आप माइक्रो थीम्स करते हैं ना तो एग्जामिनर को फील मिल जाता है कि हेजर इसके बारे में लिखा है, हेजिंग के बारे में लिखा है, स्पेकुलेटिंग के बारे में लिखा है, और इस तरह वो आपके नंबर बनाते हैं, और इस तरह आपके डिस्क्रिप्टिव में अच्छे नंबर आते हैं। तो शायद वही मेरे साथ काम कर गया इस बार। एफएम में आपके हाईएस्ट नंबर हैं, तो एफएम में बताइए, एफएम का पेपर इनफैक्ट टफ था इस साल, हाँ। और आपके नंबर हैं अराउंड 75। ऑब्जेक्टिव में 37.5 हैं, एफएम में डिस्क्रिप्टिव में 37 है। तो इसके बारे में बताइए। एक तो ऑब्जेक्टिव पेपर इस बार थोड़ा टफ था, काफ़ी लोगों को मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगे, वो नहीं कर पाए थे। आपने कैसे हैंडल किए? तो मैंने बताया जैसे कि सेबी वाला एक सर्कुलर था 4 वाला, तो वो मैंने पहले मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए। मैंने कहा ये कभी पढ़ा नहीं टॉपिक, इसको छोड़ देता हूँ अभी, बिना मतलब में नहीं जा रहा। मैंने सेबी के 4 करे, मैंने कहा चलो 8 नंबर पक्के हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी एक सर्कुलर वो थोड़ा था उससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड था। मैंने उसके भी 4 क्वेश्चन करे, मैंने चलो 16 नंबर पक्के हैं। फिर एक एक नंबर सॉल्व करे मैंने, 10 क्वेश्चन में चलो 8-9 से ही आते थे। मैंने कहा चलो 25 नंबर तो पक्के हो गए, और ये मेरे हार्डली 10 मिनट के अंदर हो गए थे। मैंने कहा अब 20 मिनट बाकी है, और 20 मिनट में 25 नंबर देखना है। तो मैंने जब 2-3 बार पढ़ा था वो पैसेज, वो आरसी टाइप लगा मेरे को कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने अपनी कैट से थोड़ी हेल्प करी कि सारे ऑप्शंस को 1 2 3 4 5 ऑप्शंस लिखे, साथ में 1 से लेकर 16 तक वो क्वेश्चन लिख ले जो क्वेश्चन पूछा था, 1 से लेकर 12 तक। और फिर ना कैट में सिखाया जाता है कि अगर कोई ऑप्शन बहुत ब्रॉड है कि एनी वन कैन गो देयर, या नो वन कैन गो देयर, या बहुत नैरो है, तो आंसर्स नहीं होते आपके।
तो फिर मैंने ब्रॉड ऑप्शंस एलिमिनेट करे, वो ट्रिक लगाया, और फिर जब एक दो ऑप्शंस बच जाते थे तो उसमें अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर पिक कर लिया। तो मुझे इतना पता था कि सारे सही नहीं होंगे, बट मोस्टली सही होंगे, क्योंकि मेरे आरसीबी थोड़ी वीक ही थी। कैट में अगर शायद थोड़ी बेटर होती तो तो शायद आए अहमदाबाद में बैठे होते आप। आई एम अहमदाबाद में तो नहीं होता, ग्रेजुएशन नंबर बहुत कम है। तो वीआरसी थोड़ी वीक थी, तो उस वजह से शायद 37.5 ही आया। बट अगर किसी की वीआरसी बेटर है और उनको अच्छे से और कॉम्प्रिहेंस किया, तो मुझे लगा कि उस पेपर में ना 42 नंबर आ सकते, 42-45 आ सकते थे। तो बेसिकली आपका ये मानना है कि जो क्वेश्चंस हम बहुत टफ मान रहे हैं बच्चे, मुझे तो पता है जो आप बोल रहे हो कि वो आरसी बेस्ड थे, वो डुएबल थे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, काफ़ी बच्चे उसको छोड़ के आए। उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, वो तो और अच्छा था ना। आपको अगर कोई पैराग्राफ आ गया जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो और पहले आता था, तो उसमें आपको आंसर पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए चीज़ का। वो तो बहुत अच्छा था कि आपको आंसर भी उसी आरसी के अंदर दे रहे थे, पैराग्राफ में ही दे रहे थे। पैराग्राफ में दे रहे थे, वो बस आपको दे रहे थे कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है। बिल्कुल सही। एफएम में डिस्क्रिप्टिव की कुछ खास तैयारी की थी आपने मैनेजमेंट के लिए, जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट है? तो मैंने बताया था स्टैटिक में तो 81 और अपना ग्रोथ वर्सेज, ये एक लौते कैंडिडेट हैं जो फाइनेंस के दोनों क्वेश्चन करके आए हैं, वो 81 और ग्रोथ वर्सेस इन्वेस्टिंग। ग्रोथ वर्सेस इन्वेस्टिंग शायद उन्होंने ज़्यादा नंबर दे दिए इसलिए हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो 81 और ग्रोथ वर्सेस इन्वेस्टिंग तो दोनों मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो गया था मेरा, ठीक है। उसके अलावा मुझे भी क्वेश्चन याद नहीं और क्या क्या था। एक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन था, वो तो पेड, वो कोर्स में आते ही आया, तो उसको आपको पता ही क्या था। और एक मैंने लिखा था ऑप्शंस के ऊपर, उसके सारे वो मैक्रो भी सीधा थीम्स। थ्योरी में से हो हाँ, जाता था। तो मेन लोगों को दिक्कत वही आती है कि ग्रोथ वर्सेज इन्वेस्टिंग कैसे लिखें और ग्रोथ वर्सेज वैल्यू कैसे लिखें और 81 बॉन्ड कैसे लिखें। अगर किसी ने स्टैटिक में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें पता होता है आपको 81 बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड है, मतलब जैसे कभी भी राइट ऑफ कर सकते थे, राइट ऑफ कर सकते तो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो उसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना हो तो लिक्विडेटिव होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लिखा था आंसर, और मुझे लिखते लिखते भी पता था सही लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज की नीड नहीं है जितना, क्योंकि वो हर किसी के लिए पूछते हैं ना, इतना स्पेसिफिक नहीं था उनका वो क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह में डिस्क्रिप्टिव बट अच्छा आपने है। ज़्यादा एग्जाम से पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखे, कई लोग लिखते हैं ना 50-100 लिख देते हैं, क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट चल रही थी। ऑडिट रिपोर्ट चल रही थी, टाइपिंग का इशू था नहीं मेरे पास। मोर लाइक कि मुझे किस तरह लिखना है वो एक दिक्कत हो सकती थी, तो वो मैंने 5-6 मॉक दिया, तो मुझे समझ आ गया कि क्वेश्चन में माइक्रो थीम एड्रेस करना है। तो बाद में बस मैंने माइक्रो थीम एड्रेस करा और ये अपनी टाइपिंग स्पीड सही रखी और टू द पॉइंट बातें करी, तो सारी चीज़ सॉल्व। ईएसआई स्टैटिक काफ़ी लोग पढ़ते नहीं हैं, आपने अच्छे से पढ़ा, तो उसका आपको क्या फ़ायदा लगता है? ये स्टैटिक मैंने पढ़ा था, तो कई बार ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आते ही है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे ये ऐसा ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत फोकस करा और वो इस बार उन्होंने पूछा नहीं, तो उस बारे में मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करा कि मैंने डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली मैं 50 नंबर अटैम्प्ट किया था, बट एक 7.5 का मुझे पता था मैंने पूरा गलत करके आया हूँ। तो मैंने सिर्फ 43 मार्क का सही लिखा था, 43 नंबर का। उसमें से उन्होंने मेरे को 34 दे दिया, मतलब मैंने कंपेरेटिवली सही लिखा फिर हिसाब से। उसमें क्या हुआ था, मैंने क्या करा था, ईएसआई को अपने बस सेक्टर वाइज बांट दिए थे और हर एक सेक्टर को पढ़ लिया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्या शॉर्ट एनालिसिस कर दो, वे फॉरवर्ड कर दो, और रूरल जेंडर इक्वालिटी का शॉर्ट एनालिसिस कर दो, वे फॉरवर्ड कर दो। जब भी डेटा आया वहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया, एक आंसर बन गया। जो उन्होंने करंट अफेयर से पूछ लिया कि बजट में 5 क्या डिजिटल से रिलेटेड स्कीम्स है, तो वो मैंने इतना फोकस नहीं करा, तो वो मैं गलत लिख के आ गया। तो ये हो सकता है आपको ना, एक तो आप स्टैटिक पार्ट कवर करो, साथ में बजट वाली चीज़ें भी जो लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और आप कह रहे हो कि थीम्स प्रिपेयर कर लो कि भाई जेंडर इक्वालिटी को स्वॉट कर लो, हाँ, और साथ में कुछ डेटा कर लो, ताकि जेंडर इक्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन आए हम उसमें तो ये सोचने चीज़। का टाइम ना लगे आपको, हाँ। आपको पता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, क्या वे फॉरवर्ड है। और आपको ना वहाँ पे 1.5 घंटा है, तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम जो जाता है वो एक्चुअली सोचने में जाता है। हाँ। एक तो आप पहले पॉइंट्स रिकॉल करोगे, फिर डेटा रिकॉल करोगे, और जब तक टाइम चला जाएगा। तो जब आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट्स हो, ऑलरेडी डेटा हो, तो आपको सिर्फ वहाँ पे लिखना है, और टाइपिंग अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक चीज़ और बताई थी कि पेपर में कुछ कीबोर्ड के लिए आप लड़ पड़े थे, उसके बारे में ज़रा बताइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, या जो भी पिछले साल मेरे साथ भी होता था, वो होता था कि कीबोर्ड ना, हम कीबोर्ड से खुश नहीं होते हैं। कभी क्या कीबोर्ड का कोई की बहुत टाइट है, या पूरा कीबोर्ड ही टाइट है, या कोई की मिसिंग है, और हम सोचते हैं कि हम उनको बोलते एक बार कि ये कीबोर्ड में दिक्कत है, वो कहते हैं अरे मैडम क्या हो गया, करो ना। तो हम करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं क्या इसको इनको इंसिस्ट करेंगे कीबोर्ड के लिए। तो उससे क्या होता है कि हम पेपर शायद कंप्लीट करके आते हैं, बट शायद कुछ वर्ड्स रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, और फिर बाद में हम करते हैं यार कीबोर्ड सही नहीं मिला हर एग्ज़ाम में।
तो मैंने कहा मैं इस बार होने नहीं दूंगा। तो मैंने गया, मेरे को कीबोर्ड बहुत टाइट लगा, मैंने कहा मुझे कीबोर्ड चेंज करवाना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कीबोर्ड नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, कीबोर्ड कहीं से लेके आओ, मैं तभी पेपर स्टार्ट करूँगा। तो आधे घंटे बाद जब सबका स्टार्ट हो गया था, तो आधे घंटे बाद मेरा पेपर स्टार्ट हो गया हुआ। तब तक आपका टाइमर 0 पे था? टाइमर 0 पे था, मैंने पेपर स्टार्ट ही नहीं करा था। हाँ। मैं बस इधर उधर देख रहा था अपने, मतलब किसी को आंसर शीट में नहीं देख रहा था, मतलब अपने कीबोर्ड में इधर उधर देख रहा था कि चेंज हो जाए। तो फिर जब कीबोर्ड एक्चुअली चेंज हुआ, तो फिर मैंने कीबोर्ड चेंज करा। फिर मैंने स्मूथ टाइपिंग से मुझे पता लगा ये कीबोर्ड अच्छा है। फिर मैंने जब डिस्क्रिप्ट एक्चुअली में लिखना स्टार्ट किया, तो मेरे सारे आंसर्स वर्ड लिमिट के अंदर ख़त्म भी हुए। फिर उसके बाद मेरे पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बच भी गया। तो ये चीज़ लगा मेरे को, और मैंने ऐसा किया। तो जब हम दोबारा दूसरे शिफ्ट में कहीं और सीट चेंज हुई हमारी, तो मेरे बगल में एक लड़की थी, उन्होंने भी सेम चीज़ करा कि मेरा भी कीबोर्ड सही नहीं है। फिर उन्होंने उनका भी चेंज करा। तो मोर लाइक कि अगर आप फोर्स करो तो करते हैं चीज़ें सही। मतलब फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर राइट, एक्सेप्ट मत करो कि ये फुद्दू सा कीबोर्ड आ गया और हम इसी से करेंगे। हम इसी से करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप उसके बाद में अच्छा कैंडिडेट बन जाओगे। यार क्या क्या प्यारा बच्चा था, हाँ। हमारी बात मान करके घर गया, लेकिन प्यारा बच्चा रिजल्ट में फिर हो सकता है 1-2 नंबर से रह जाए। बिल्कुल सही है। इतना प्यारा मत बनो कि उनको इम्प्रेस करने के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, अपने राइट्स के लिए लड़ना अपने है राइट्स बस। के लिए काम कर रहे हो। तो बिल्कुल सही है। अभी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपने बोला कोई खास तैयारी नहीं की थी आपने, मतलब इसी के थ्रू आपका जो आई थिंक ईएसआई के थीम्स थे उसी के थ्रू आपकी तैयारी होगी, आपने कुछ अलग से फॉर्डर प्रिपेयर किया था? अब मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिस्ट बहुत कम है। तो हाँ, इनके मार्क्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 50 कम नहीं है, 55 है 55 है, आई थिंक। एवरेज इस साल यही है, हाईएस्ट 65 है। हाईएस्ट 74 है। हाँ 74 है, टॉपर के 65 है सर। बट ठीक है, कम है इनके। वो हमने डिस्कस भी किया था कि इंग्लिश थोड़ा सा एक वीक साइड था, बट इन्होंने समहाउ मैनेज किया। ईएसआई में इनके 57.5 है, डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे हैं ईएसआई में 34, ऑब्जेक्टिव में कम है, जैसे इन्होंने बताया कि स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस कर लिया था और ज़्यादा रिपोर्ट्स आ गई थी। बट एनीवेज ये अगेन दिखाता है कि वीक एरिया है इंग्लिश, लेकिन बाकी ईएसआई में भी अबव एवरेज मार्क्स ले आए, 57.5 बहुत अच्छा है, और डिस्क्रिप्टिव पे बहुत अच्छा फोड़ा इन्होंने। और इन्होंने मुझे ये बताया कि हर बार इन्होंने इस बार इन्होंने एक मतलब दिमाग में बात रखी थी कि डिस्क्रिप्टिव हाथ से नहीं जाना चाहिए। 37 एफएम डिस्क्रिप्टिव में, 34 ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में। वाओ। अब इंग्लिश में वैसे पता नहीं क्यों कम आ गए इनके 55, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे हैं तो यहाँ भी अच्छे होने चाहिए मैं थे। उम्मीद यही कर रहा था। टोटल इनका 237.25 है और 5th रैंक है इनका ऑल इंडिया। वाह। अभी कुछ इंटरव्यू के बारे में बताइए सत्येंद्र, कैसा गया था इंटरव्यू और क्या क्या हुआ था इंटरव्यू रूम के बाहर, इंटरव्यू रूम के अंदर, संक्षेप में अगले 5 मिनट में। तो जब मेरा इंटरव्यू, मतलब मेरा नाम 11th नंबर पे था। सबसे पहले चीज़ ये रहता है 11th नंबर पे कि यार सब का हो चुका होगा, आपका लास्ट की तरफ होगा। तो फिर वो डॉट आ जाता माइंड और में। बैठे बैठे बंदा सोचता रहता है क्या होगा। मैंने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया वहाँ रूम में बैठ के, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। 3 बजे तक मुझे खुद का नाम याद नहीं रहा। क्योंकि बंदा इतना टेंस हो चुका होता है। टेंशन नहीं, मतलब मेरे दिमाग में इतना सारा इन्फॉर्मेशन था कि मैंने बोला खुद से व्हाट इज़ योर नेम, मैं बोला माय नेम इज़, आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा यार ये सोचने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है, और अभी मेरा इंटरव्यू हो जाए तो वो तो वहाँ पे कहेंगे क्या आ गया ये। तो मैंने पहले चैट जीपीटी को बोला भाई साहब कोई तरीका बताइए कैसा सही चीज़ किया जाए। तो उन्होंने बोला पहले अपने आप को अब फिजिकली एक्टिव करो थोड़ा। मैंने वहाँ पे वर्कआउट टाइप करा, अपने बॉडी वॉकिंग करी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव हुआ, माइंड मेरा नॉर्मल आया। मैंने कहा पढ़ना छोड़ो, सबसे पहले मैंने कहा कि इंटरव्यू में जाके करना क्या है। इंटरव्यू रूम में गया, ऑब्वियसली 7 लोग थे। मैं गया जब, तो पैनल चेयरमैन सर ने वही सबसे पहले, तो मुझे पता था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा वही था आपके ऊपर अपने लाइफ में क्या नेगेटिव क्या है। तो वो देखते हैं वो, तो उसमें देखा कि अरे आपके ग्रेजुएशन 62% है, ये तो बहुत कम है 12th के बाद, इतना कम क्यों है। फिर मैंने बताया कि मैं पढ़ाने लग गया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने लग गया था। तो फिर उन थोड़ा आपको देखते हैं ना कि आप अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन आप कैसा रिएक्ट करते हो। फिर उन्होंने बोला कि आप खुद तो पढ़ते नहीं थे, बच्चों क्या पढ़ा रहे थे। खुद के नंबर तो है नहीं आपके। मैंने कहा सर कि 1-2 बच्चे आईआईटी चले गए, तो आई लाइक टू बिलीव मैंने पढ़ाया हुआ है। तो क्या, तो उन्होंने बोला दूसरों का क्रेडिट भी खा लोगे। वो तो खुद की मेहनत से गए। मैंने कहा सर थोड़ा सा तो ले सकता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। तो वो भी हंसने लगे, थोड़ा मूड रिलैक्स हो गया रिलैक्स हो इंटरव्यू गया। में। उसके बाद उनके बाद उसका उन्होंने फिर, मैंने मोड ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश सुना था इस बार, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इंग्लिश में बोलूँगा। फिर उन्होंने बीच में वो खुद ही बोल दिया कि मेरे को ना बात करने में मज़ा हिंदी में ही आता है, तो अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कोई इशू तो नहीं है।
मैंने कहा कि सर मेरी तो लैंग्वेज यही है, मैं यहाँ से ही हूँ, तो मेरी हिंदी में तो कोई इशू नहीं है। तो फिर थोड़ा वो आ गया, एक चीज़ मुझे समझ आया कि यार इनको ना ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप इंग्लिश English में है या दे रहे हो हिंदी है। हिंदी में दे रहे हो, इनको आप समझ आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है तो ये आपको नंबर देंगे। तो मैंने अपने माइंड में वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। फिर कुछ क्वेश्चन एक मैम ने पूछा भी था मेरे से कि मैंने वहाँ पे लिखा था इंटरेस्टेड इन लिसनिंग पॉडकास्ट रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि मैंने ना उस टाइम प्रिपेयर करा था, मुझे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अच्छे ओपिनियंस आया करते थे कि क्या चीज़ें हो रहा है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि उनके पास बात करने के लिए टॉपिक हो ना, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ भी बात कर ले जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने उनको खुद ही टॉपिक लिख के दिया था अपने बायोडेटा में, चीज़ें बात करो इंडियन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बात करा व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। मैंने बहुत पॉजिटिव बोलना स्टार्ट किया कि मैम मुझे बहुत अच्छे एस्पेक्ट लगते हैं ये चीज़ें। तो मैम ने एक नेगेटिव अप्रोच लिया, उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल रबिश है। आप ये सारी प्रॉब्लम्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। और फिर मैं वहाँ पे बैठ के मैं बस ये नहीं सोच रहा था कि मैम मेरे पॉइंट काउंटर कर रही है, बट मैं ये सोच रहा था कि ये वो वाला टाइम है जहाँ पर आपको कोई अगर नेगेटिव आपसे नेगेटिव अप्रोच लेता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो ना जब आप माइंड में खुद ही सोचने लगता है कि ये अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप ही पता था मुझे क्या करना होता है। तो मैं ना ऐसे डिफेंस मोड पे नहीं गया, मैंने 1-2 मिनट का मोनोलॉग टाइप प्रिपेयर किया। मैंने कहा मैम आई एक्नॉलेज जो भी आपने बोली सारी प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी में। फिर मैंने ये चीज़ें ऐसे रिसॉल्व भी किया जा सकता है। मैं बोलूँगा कि इंडियन इकोनॉमी में सारे प्रॉब्लम्स है, बट आई वॉन्ट टर्म दैट इज क्वाइट बैड। जीडीपी हमारी स्लो ग्रोथ हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो इकोनॉमी जो एक्चुअली नेगेटिव में रिसेशन में है तो उस हिसाब से हम अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने उस तरह बोला तो उन्होंने भी कहा ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं They करेंगे। wanted to just cross question you and see कि कितना डेप्थ में आप काउंटर क्वेश्चनिंग हैंडल कर सकते काउंटर क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, तो वहाँ से मेरा वो हो गया। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन था जिनका मैं आंसर भी नहीं कर पाया। तो चेयरमैन सर ने खुद ही बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का आंसर करना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो फिर वो था, मेरा इंटरव्यू 20-25 मिनट तक ही था, बट ओवरऑल द वाइब जो था वो पॉजिटिव था। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि एक सर ने पूछा मुझसे कि सपोज करो तुम एमडी हो और तुम्हें मैं बैलेंस शीट दे दूँ तो पहले क्या डिसीजन लोगे। तो मैंने बोला सर कि मैं ना स्प्रेड देखूँगा स्प्रेड। तो उन्होंने बोला कि स्प्रेड देखने के लिए तुम्हें और डेटा चाहिए होगा। तो मैंने वो थोड़ा इंटेंस माहौल था और मैंने पता नहीं क्यों मैंने बहुत कंट्रोल किया, बट मैंने मुझसे निकल गया कि सर एमडी को डेटा तो मांग ही सकता हूँ। रिलैक्स कर दिया एनवायरनमेंट को। वो भी हंसने लगे कि एमडी को डेटा तो मांग ही सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो डेटा दिया अब बताओ क्या करोगे। तो इस पोज तो हंसते हंसते वो इंटरव्यू खत्म होने को आ गया। फिर कुछ और 2 पर्सनल क्वेश्चन हुए, फिर मैं वहाँ से निकला। मैंने कहा कि मैंने 1-2 क्वेश्चन ख़राब करे, मुझे आंसर नहीं आता, कोई इशू नहीं, बट मुझे वहाँ बात करके अच्छा लगा। और प्रॉब्लम है सेम अब एक्सपेक्ट करो कि सामने उनसे भी कि वो उन्हें भी शायद मेरे से बात करने में अच्छा लगा हो कि हाँ ठीक है। तो फिर मैं पॉजिटिव माइंडसेट से आ गया। मुझे पता था कि मैं इस बार जा रहा हूँ आरबीआई, क्यों इसलिए नहीं कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बट मैंने इस बार कभी खुद को डाउट नहीं करा कि नहीं नहीं बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो मैंने कहा बाकी बच्चे अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ, मैं जा रहा हूँ आरबीआई। और फाइनली जब रिजल्ट आया तो बस मुझे अपना रोल नंबर देखना था। तो रोल नंबर दिखा तो बस एक फीलिंग होती है। मैंने जब रोल नंबर देखा तो मैं हर साल सोचता था कि एडू टैब के शुरू में बैठूंगा। वाह वाह, सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। आज मैं फिर उसी रूम में बैठा हूँ, तो वो सारी फीलिंग ना सिंक इन हो रही। 5 साल से एक रूम को देखना, फिर आरबीआई में ग्रेड बी क्लियर करना, फिर यहाँ पे बैठना, तो इट नहीं, रियली हैपेंस। नाइस। मुझे अभी भी याद है कि हमने दिल्ली में ऑफलाइन इंटरव्यूज़ किए थे, मॉक इंटरव्यूज़। तो सत्येंद्र वहाँ आए थे और मैंने सत्येंद्र को शायद तब भी यही बोला था, सत्येंद्र के यार आप में बहुत टैलेंट है, बस आप घबराना मत। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट आफ्टर द इंटरव्यू आई टोल्ड माई कोलीग कि यार इसके होने के बहुत चांसेस हैं, बस इसका फेस टू थोड़ा बहुत ठीक हुआ हो। उस ऑफलाइन मॉक इंटरेक्शन से आपको क्या एक्सपीरियंस रहा था? वो मेरा फर्स्ट ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू था और मुझे ना उस टाइम तक क्या हुआ था, मैं वर्क कर रहा था तो मेरे पास ज़्यादा करंट अफेयर्स चीज़ें गैदर करने की चीज़ें नहीं थी। बस मेरे पास ये थी कि जो मैं खुद के एक्सपीरियंस था ना उस पर काम कर रहा था। फिर आपसे बात हुई तो आपने बोला, आपने मेरे बारे में चीज़ें पूछी, तो मेरे को ऐसा लगा कि सारी चीज़ें मेरे बारे में पूछ रहे, तो मेरे को उनका आंसर तो आता था, मैंने आंसर दिया। आपने बताया भी कि आपके आंसर्स ना बहुत क्रिस्प है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, आप हर चीज़ बिलीव भी करते हो क्या बोल रहे हो, आपने अच्छा काम अपना काम अच्छा किया है। बट सामने वाले को ना उस वे में बता पाना कि जो उनको अच्छे से समझ आए, मेरे दिमाग में ये चीज़ था। मैंने वहाँ सारी पॉजिटिवली मैंने कहा कि बढ़िया है, बस मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना है। एग्जैक्टली।
मेरे को आता है अच्छे से कम्युनिकेट करना है, और आपने बोला कि आप आके मेरे को मिठाई खिलाना, मैं मिठाई लाना भूल गया। अभी अभी मंगा लेते हैं। अभी मंगा लेंगे। तो मैं वहाँ से निकला एक पॉजिटिव फीलिंग लेके, मैं घर गया, मैंने सबको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला तूने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। मैंने कहा हो सकता है अंदर मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं करे हो, मतलब ठीक है यार, हर कोई हर चीज़ वो नहीं देखेंगे 27 बट मुझे खुद पे बिलीव होना चाहिए। और उन्होंने बस मेरे को एक ही एडवाइस दिया कि अच्छे से कम्युनिकेट करके आना, और मैंने कहा वो तो कर लूँगा यार। वो कर लूँगा। वो कर लूँगा, इस बार वो कर लूँगा। तो मैं बस इस बार मेरा फोकस वही था कि मैं जो बोलूँ अच्छे से कम्युनिकेट करके आ जाऊँ वहाँ पे। और मैंने इस बार सिर्फ उसी पे फोकस किया। बहुत ज़्यादा लोगों ने ना मतलब बताते हैं कि उन्होंने आंसर जब किया ना तो बहुत डिटेल में बताया आंसर्स को उनको, तो फिर उन पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा हो गई। मैंने जो आंसर दिए वो मैंने बहुत जेनरिक दिए, जो मेरे को पता था। उन्हें मैंने कोई भी क्वेश्चन बोलते वो मेरे को नॉर्मल लेमैन टर्म्स में उनको आंसर करता था मैं। क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते थे। उनको 20-25 मिनट में जो देखना था उनको दिख गया। उन्होंने मैं 20-25 मिनट में मेरा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। मैंने कहा वहाँ पे आया मेरे थोड़ा ये भी लगा कि यार 20-25 मिनट में उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, वो तो नहीं हुआ। फिर मुझे ये लगा उन्होंने शायद देख लिया होगा। के बंदे में दम है। कि अंदर दम है दम जा। है। नहीं, बहुत मज़ा आया सत्येंद्र आपसे बात करके, और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा, इट टेक्स गट्स टू लीव IIM एंड गो फॉर योर मेन गोल RBI। IIM की ज्वाइनिंग देखकर कोई भी तैयार हो जाएगा ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने छोड़ी। इट टेक्स गट्स टू नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन टिल 7th क्लास एंड देन एंटर इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एंड क्रैक RBI टुडे। It takes guts to appear again and again and crack RBI in the 5th attempt। बहुत लोग भाग जाते हैं दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में, बट इन्होंने परसिस्ट किया। तो ये स्टोरी सिर्फ पढ़ाई की नहीं है भाई, कि पढ़ लो ये कोर्स अच्छा है, वो करंट अफेयर वहाँ से पढ़ लो। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी ऑफ गट्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ इंटेंट, इट्स अ स्टोरी ऑफ इंस्पायरिंग योर सेल्फ डेली। तो इन्होंने वो किया है, और आप भी ये समझ लो कि आपकी जर्नी इजी नहीं होने वाली है, टफ होगी, बट आपको टफ बनना पड़ेगा। थैंक यू सत्येंद्र फॉर कमिंग हियर। Thank you, और sir. मैं आशा करता हूँ कि जो नोट छापने वाली मशीन है वो आपके हाथ लग जाए। श्योर सर।